नमस्कार। अभी तक ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का भाग 1 जब आपने सुना होगा या देखा होगा, तो उसमें हमने ये देखा कैसे किसी चालक में से जब विद्युत धारा बहती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालते हैं ये भी हमने देखा। फिर ये कि उस चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा इस हिसाब से कितना बल पड़ता है चालक पर, उसके लिए भी फ्लेमिंग का वामहस्त नियम और ऐसे हमने कहीं सी युक्तियाँ जानी। तो अब हम ये देखेंगे कि ये सारी चीज़ तो हमने जान ली कि अच्छा विद्युत धारा से चुंबकीय प्रभाव आ रहा है, बट ऐसी कौन कौन से उपकरण हैं या ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर आप जहाँ पर आप यह सारी चीज़ें जो हमने सीखी उपयोग कर सकते हैं, जैसे विद्युत मोटर हो गया, विद्युत जनित्र हो गया, या ध्वनि विस्तारक यंत्र, माइक्रोफोन, इन सब जगहों में ये युक्तियाँ जो हमने पढ़ा ये सब उपयोग होता है। तो ये कैसा उपयोग होता है इनके कुछ के बारे में हम देखेंगे। हम यहाँ पे विद्युत मोटर तथा विद्युत जनित्रों के विषय में इस भाग में अध्ययन करेंगे। तो पहले हम विद्युत मोटर के बारे में देखते हैं। तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो विद्युत ऊर्जा है, आप उसको यंत्र की जो ऊर्जा है उसमें आप उसको किस तरीके से तब्दील करते हैं। और ये एक महत्वपूर्ण अव्यय के रूप में इसका उपयोग आप विद्युत पंखों में करते हैं, रेफ्रिजरेटर हो गया, आपकी वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, इन सब में होता है। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से ये विद्युत मोटर कार्य करती है। तो अभी हम एक सरल विद्युत मोटर देखेंगे, इससे समझते हैं कि विद्युत मोटर क्या होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो आपका विद्युत मोटर है, इसे हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसमें आप ये देखेंगे कि आपकी जो विद्युत मोटर है इसमें क्या होता है, इसमें विद्युत रोधी तार की एक आयताकार कुंडली ए बी सी डी जो है, ये कुंडली है आयताकार कुंडली, वो चुंबकीय क्षेत्र के दो ध्रुवों के बीच में इस प्रकार रखी जाती है। ऐसे रखी जाती है कि इसकी जो भुजाएं हैं ए बी और सी डी, ये जो दो भुजाएं हैं ये और ये, ठीक है, ये भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रहें। ठीक है, और कुंडली के दो सिरे जो हैं, ये जो कुंडली है इसके दो सिरे हैं, ये दो सिरे विभक्त वलय के दो अर्धभागों पी एंड क्यू से संयोजित होते हैं। तो इन अर्थ भागों की भीतरी सतह विद्युत रोधी होती है। जो भीतरी सतह है ये विद्युत रोधी है, और ये जो है ये धुरी से जुड़ी होती है। धुरी क्या होगा, ये रही आपकी धुरी, इससे ये जुड़ी होती है। तथा जो P और Q है के बाहरी चालक जो है, P और Q के जो बाहरी चालक सिरे क्रमशः दो स्थिर चालकों, तो ये जो दो स्थिर चालक है जिसे आप बोलते हैं जो ब्रश हैं X और Y, इनसे स्पर्श करते हैं। तो जो बाहरी जो ये है ये X और Y ये स्थिर हैं, इनसे ये स्पर्श कर रहे हैं। तो अब ये देखते हैं कि बैटरी कैसे चलेगी। तो बैटरी में बैटरी से चलकर क्या होता है, ये जो बैटरी है इस बैटरी से चलकर यहाँ से आपका जो धारा विद्युत धारा चली, तो जो विद्युत धारा कुंडली में जब प्रवेश करती है, ये यहाँ से चली ऐसी और कुंडली में प्रवेश करा X से, तो वो गई आपके A B, फिर यहाँ से C D और फिर वापस आके इधर। तो ये हो रहा है। इसमें आप ध्यान दीजिए कि आपकी जो विद्युत धारा है ये ए बी और सी डी में विपरीत दिशाओं में होती है। तो ए बी में ये इस दिशा में जा रही है और सी डी में ये वापस आ रही है, तो ये विपरीत दिशा में है। ठीक है, तो अब इनको हमने रखा है चुंबकीय क्षेत्र में। तो अब इनको ये जानने के लिए कि इनका कितना बल लगेगा, आप वो ध्यान करिए। आपका जो फ्लेमिंग का वामहस्त वाला नियम है वो देखें अगर, तो आपका करंट जा रहा है, आप अगर वो ध्यान से देखें तो वो करंट जा रहा है इस उसमें, और आपका जो वो है चुंबकीय क्षेत्र वो इधर है। तो आप अगर
वो करेंगे, आप अगर वामहर्स नियम लगाएंगे इसमें करंट और चुंबकीय क्षेत्र पे, तो आप देखेंगे कि जो ए बी पे है, ए बी पे जो बल लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। तो इसके कारण तो जो आपके ए बी पे जो बल है, ये आपकी इस भुजा पे आरोपित बल इसे अधोमुखी धकेलता है, मतलब नीचे की तरफ धकेलता है। जबकि जो भुजा सी डी है, इसके ऊपर जो बल है ये इसको ऊपर की तरफ, जो जिसको आप ऊपरी मुखी धकेलता है, ऊपर की तरफ धकेल रहा है। तो जैसे ये धकेला तो ये आपका जो आयताकार है ये घूमेगा, क्योंकि ये तो इस आयताकार से ऐसा बल लगा, तो ये आयताकार इधर जुड़े हुए हैं आपके इन इन विभक्त विलय से। तो ये इस प्रकार ये आपका भुजा जो आपकी ये घूमेंगी, तो ये घूम रही है। इसमें क्या हो रहा है, इस पे आप ये देखेंगे कि किसी अक्ष पर घूमने के लिए अगर आपने स्वतंत्र कुंडली तथा धुरी वर्तमान ग्रहण करते हैं, तो जब आधा ग्रहण कर लेंगे, ये जो इस पे अटैच है, ये जब आधा ग्रहण कर लेंगे, तो जो Q है आपका, Q का संपर्क आपके X से हो जाएगा और P का Y से हो जाएगा। तो जैसे ही ये हुआ, ठीक है, तो कुंडली में जो विद्युत धारा है वो उसका पद बदल जाएगा, उसका पद हो जाएगा DCBA। तो आप जैसे जब CD यहाँ पे है तब तक तो इस पे ऊपर लग रहा है, बट जैसे ही ये CD यहाँ आई और ये आपका जो Q है वो X से लगा, तो अब आपका जो बन जाएगा कुंडली, तो वो रहेगी DCBA। तो अब आपका धारा का वो भी चेंज हो गया। तो अब आपकी जा रही है विद्युत, आपकी बह रही है यहाँ से DCCBA। तो अब आपकी जो आपका ये जो आर्म था CD, इस पे यहाँ ऊपर बल लग रहा था, यहाँ पे अब इसी पे नीचे बल लगने लग जाएगा। तो ऐसा करने पे, तो ये जो युक्ति है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है, उसे द्विक परिवर्तक कहते हैं। तो विद्युत मोटर में ये जो आपके विभक्त विलय जब आपके द्विक परिवर्तक का कार्य करता है, ये जो विभक्त विलय है ये आपका द्विक परिवर्तक का काम किया। सो अब ये जैसे ही आप, मैं जैसे बता रहा था कि जैसे ही आपकी विद्युत धारा ये इधर आ रही है, तो अब आपका ये जो CD है ये नीचे की तरफ जाएगा और आपका जो AB है ये ऊपर की तरफ। तो ये आपको एक एक पूरा क्या बोलते हैं उसको, निरंतर घूमते रहेंगे आपके कुंडली जो है ये, क्योंकि जैसे यहाँ आया इसका बल का दिशा बदल गई। तो ये इस तरह बल की दिशा है कि ये कुंडली निरंतर आपकी इस तरह से घ्रनन करती रहेगी, तो उसके कारण ये धुरी भी घ्रनन करती रहेगी। तो इसी तरीके से आपका जो ये मोटर है ये चल रही है, घ्रनन हो रहा है, आपने धुरी कनेक्ट की है तो वो धुरी भी घूम रही है। अब आप जब किसी, ये तो एक सरल विद्युत मोटर है, बट जो आपकी व्यावसायिक मोटरें जो आप बाहर देखते हैं कहीं पे लगती है, उसमें क्या करते हैं कि ये जो आपके स्थायी चुंबक हैं, इनके स्थान पर विद्युत चुंबकों का प्रयोग किया जाता है, और जो विद्युत धारावाही कुंडली के फेरों में की संख्या अधिक हो जाती है उससे, और जो कुंडली जो है ये एक नर्म लोह रॉड पर लपेटी जाती है। तो ये जो नर्म लोह रॉड है जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है और कुंडली दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, इन्हें आर्मेचर कहते हैं। तो इससे ये सब क्यों किया जाता है, इन दो तीन चीज़ों से मोटर की शक्ति में वृद्धि हो जाती है और वो तेजी से घूमने लगती है, घूर्णन करती है। चलिए अब हम ये देखते हैं, अभी तक हमने जैसे पढ़ा कि जब किसी विद्युत धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि चालक में प्रवाहित जो धारा है वो उसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, तो वो चालक में एक बल का अनुभव करवाती है। ठीक है, तो अब हम इसके आगे देखेंगे, हम ये देखेंगे कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। तो इस बल जो लगा इस पे, इस बल के कारण वो जो चालक है वो गति करने लगता है। तो पर अब हम एक ऐसी स्थिति देखते हैं जिसमें, या इसकी कल्पना कर लीजिए, देख लीजिए, चलिए यहाँ पे, कि जिसमें कोई जो चालक है किसी चुंबकीय क्षेत्र में पहले से ही गति कर रहा है, तो उस स्थिति में क्या होगा। तो इसका अध्ययन जो एक आपने जिन्हें पढ़ा ही होगा, माइकल फैराडे, जिनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, उन्होंने किया था कि
किसी गतिशील चुंबक का उपयोग आप किस तरह विद्युत धारा उत्पन्न करने में कर सकते हैं। तो बहुत से क्रियाकलाप किए गए। तो आप यहाँ देखिए, तो इन सबसे यही निष्कर्ष निकला कि जब भी कभी, जैसे ये कुंडली 1 है ना, एक कुंडली, यहाँ पे 2 कुंडलियां लगी हुई हैं और ये आपका बैटरी है और ये गैल्वेनोमीटर जो करंट को वो करता है, विद्युत धारा को का मात्रक जो हमने पहले पढ़ा था। तो अगर जब भी आप ये निश्चय कि किसी कुंडली जो है, ये पहली कुंडली कुंडली 1 से आप में प्रभावित जो विद्युत धारा है उसके परिमाण में परिवर्तन होता है, तो कुंडली 2 में एक विभवांतर प्रेरित होता है। तो ऐसे में जो कुंडली 1 है इसे आप प्राथमिक कुंडली तथा कुंडली 2 को आप द्वितीयक कुंडली कहते हैं। तो जैसे ही प्रथम कुंडली जो आपकी ये है, जैसे ही आपकी प्रथम कुंडली जो प्राथमिक कुंडली हो गई में प्रभावित विद्युत धारा में परिवर्तन होता है, तो इससे जो संबंधित जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार जो आपका ये द्वितीयक कुंडली है कि चारों ओर की चुंबकीय क्षेत्र रेखा भी परिवर्तित होती है। तो अतः तो बात यह है कि जब ये कुंडली 2 है, इसकी जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होता है उसी से विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। और जो विद्युत धारा आप इसमें देख सकते हैं, ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें आपको दिखता है। तो यह जो पूरी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक जिसमें आप कोई विद्युत धारा नहीं थी बट उसमें भी विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है, इसे आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं फिर से, अगर एक कुंडली जिसमें आपकी कोई आपकी चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत धारा उसमें बदल रही है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र बदला, तो जो यह एक और कुंडली जो उसके पास में होगी, इस कुंडली में अगर जब विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है तो उसी को आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। व्यवहार में हम किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा को या तो उसे किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाकर अथवा उसके चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्रों को परिवर्तित करके उत्पन्न कर सकते हैं। तो जितनी बहुत सी परिस्थितियों में होता यह है कि चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को गति कराकर प्रेरित विद्युत द्वारा उत्पन्न करना अधिक सुविधाजनक हो जाता है। तो इसलिए यह नियम बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम ये बात कर रहे हैं, तो अगर किसी जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा अधिकतम हो जाता है। तो इस धारा में, अब इस स्थिति में आप विद्युत धारा की दिशा कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो इसके लिए एक सरल नियम का उपयोग कर सकते हैं। तो जो आपने पढ़ा, अभी हमने ऊपर फ्लेमिंग का वामहस्त वो पढ़ा था, तो फ्लेमिंग ने ऐसे ही एक दक्षिण हस्त नियम दिया है। तो वो दक्षिण हस्त नियम क्या होता है, अगर आप देखें तो अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को आप इस प्रकार फैलाएं कि वो आपस में लंबवत हो। तो यदि आपकी जो तर्जनी है वो अगर आपकी चुंबकीय क्षेत्र को वो कर रही है, आपकी अगर तर्जनी आपकी जो ये है, ये अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता के संकेत कर रही है, और जो अंगूठा है वो अगर आपकी चालक की गति की दिशा को संकेत कर रहा है, तो आपकी जो मध्यमा है इससे आप पता चलेगा कि जो चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। तो ध्यान रखिए, ये है आपका दक्षिण हस्त फ्लेमिंग का नियम। तो ये बताने के लिए एक बार फिर से देख लेते हैं, ये तीनों आपस में परस्पर लंबवत हैं। तो अगर आपकी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बता रही है, तो आपका अंगूठा चालक की गति की दिशा बता रहा है, तो चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा आपकी मध्यमा बताएगी। तो इसी नियम को सरल इससे आप पता लगा सकते हैं कि किस दिशा में ये विद्युत धारा प्रेरित हो रही है। तो चलिए अब हम देखते हैं विद्युत जनित्र के बारे में। तो जो भी हमने ऊपर देखा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो परिघटना जिन पे प्रयोग किए गए ऊपर, उन सब में बहुत
थोड़ा सा जो विद्युत धारा का परिमाण है वो बहुत कम होता है। बट यही सिद्धांत का उपयोग कर कर घरों तथा उद्योगों के लिए आप अधिक परिमाण की विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। और यही आपकी जो विद्युत जनित्र है वो इसी सिद्धांत का उपयोग करता है। तो अब हम देखते हैं एक विद्युत जनित्र किस तरीके से कार्य करता है। तो यहाँ पर भी आप देखें, तो एक आयताकार कुंडली है ए बी सी डी, ठीक है। और ये यहाँ पर आप देखिए दो इस कुंडली के सिरों के जो वलय हैं वो R1 तथा R2 हैं। ये R1 एक रिंग है, R2 एक दूसरा रिंग है, और इन दोनों पर ब्रश लगे हैं जो जिसे बोलते हैं स्थिर चालक ब्रश, वो B1 और B2 हैं। तो ये यहाँ भी देखिए B1 से यहाँ पे ABCD ये चालू हुआ और ये ख़त्म हुआ ये R2 B2 पे, ठीक है। और इन दोनों के बीच में ये गैल्वेनोमीटर लगा है। तो चुंबकीय क्षेत्र के भीतर अभी हमने देखा कि कुंडली को अगर को घूर्णन गति देने के लिए हम इसकी धुरी को यांत्रिक रूप से बाहर से घुमा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ब्रशों के बाहरी सिरे जो बाहरी परिपथ हैं में विद्युत धारा के प्रवाह को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर भी लगा दिया। तो अब हम ये जो वलय हैं इन R1 और R2 वलय से लगी इससे को ये जो आपकी आयताकार लगे कुंडली है ABCD, इसको अब हम ये धुरी हम इन धुरी को इस तरह घुमाएं कि जो कुंडली की भुजा AB है ये आपकी ऊपर की तरफ जाएगी और जो CD है ये आपकी नीचे की ओर। तो अब स्थायी चुंबक द्वारा आपकी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहे हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र तो ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है तो कुंडली जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है। तो मान लीजिए जैसे आपने इसमें देखा तो ABCD को अब व्यवस्था में दक्षिणावर्त घुमा रहे हैं, तब फ्लेमिंग का जो हमने रूल देखा था इस हिसाब से आप ये देखें जो विद्युत धाराएं प्रभावित हो रही हैं वो AB और CD दिशाओं में होती हैं, ठीक है। तो AB से जा रहा है और CD से जा रहा है, तो इस तरीके से दिशाओं को विद्युत धाराएं आपकी प्रभावित होती हैं। तो इस प्रकार कुंडली में AB मतलब आपकी ये जो धारा है ABCD यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आपका करंट, आपका जो विद्युत धारा है वो प्रभावित हो रही है। और इसी में अगर ये जो कुंडली है इस कुंडली की आप संख्या अत्यधिक है तो प्रत्येक फेरे में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा भी संकलित होकर कुंडली में एक शक्तिशाली विद्युत धारा का निर्माण करती है। तो अब यह है कि इसका तात्पर्य क्या हो गया कि अगर अब जो बाहर वाला परिपथ है इसमें देखें तो B2 से B1 की दिशा में विद्युत धारा प्रभावित हो रही है। ये इसमें B2 क्योंकि यहाँ से निकली तो ABCD ऐसे जा रही है, तो मतलब B2 से B1 की तरह बाहर वाले परिपथ में आपकी विद्युत धारा प्रभावित हो रही है। अब जब ये आधा घूम जाएगा तो ये आपका कैसा हो जाएगा, जब ये आधा घूम गया तो ये आपका D हो जाएगा, ये C, ये B और ये A। तो उसमें क्या होगा, तो होगा ये कि भुजा CD ऊपर की ओर जाने लगेगी तथा भुजा AB नीचे की ओर। तो इसके फलस्वरूप होगा कि दोनों भुजाओं में जो विद्युत धारा है इसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। तो वो दिशा कैसी रहेगी, DCBA वाली दिशा हो जाएगी। वो अब ये DCBA इन भुजाओं में वो परिवर्तित हो जाएगा। पहले CD जा रही थी तो अब आपकी विद्युत धारा D से C जाएगी। तो इसका हम कलर चेंज कर देते हैं तो आपको इजी समझ आएगा। तो विद्युत धारा वही रहेगी, ये आपका जो साइन है विद्युत ऐसे ही जा रहा है, बट अब आपने यही चीज आयताकार ही चेंज कर दिया। तो ये आपका D है तो D से C, तो विद्युत धारा अब D से C में जा रही है बजाय C to D जाने के, ठीक है। तो ऐसे ही AB में भी बदल गई, तो इनकी दिशा परिवर्तित हो गई और वो DCBA में जा रहा है। तो इस प्रकार अब जो बाहर वाला परिपथ है उसमें आपका B1 जो इस साइड आ चुका है, यहाँ पे B1 आ चुका है और B2 इधर आ गया है। तो आपके बाहर वाले जो परिपथ है उसमें आपका अब वो B1 से B2 की दिशा में विद्युत धारा जाएगी। तो होता यह है कि प्रत्येक आधे घूमने के बाद या आधा घूर्णन के पश्चात
इन भुजाओं में विद्युत धारा की ध्रुवता परिवर्तित होती रहती है। तो जो ऐसी विद्युत धारा होती है जिसमें हर आधे में से बदल रहा है, कभी कभी इस तरफ कभी उस तरफ, अ, ऐस, ऐसी विद्युत धारा को समान काल अंतर के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेते हैं और इसे हम प्रत्यावर्ती धारा या संक्षेप में एसी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसी। ए सी, यही होता है प्रत्यावर्ती धारा। और विद्युत उत्पन्न करने के लिए इस युक्ति को प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित, तो इस युक्ति को आप जो ये है इसे आप प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र या फिर एसी जनित्र कहते हैं। तो बट जो आपकी द्विश धारा होती है जिसको आप डीसी भी कहते हैं, तो उसमें समय के साथ दिशा में परिवर्तन नहीं होता। जब आप समय के साथ आपकी अगर दिशा में परिवर्तन नहीं हो रहा है और पूरे में जा रहा है तो ऐसा डीसी होता है। तो ऐसा कैसे आएगा? तो आप ध्यान करें, जब हमने इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे हमने ऐसा स्प्लिट या आधे कटे हुए आधाकार वाले, जैसे ये रिंग, ये ब्रश, ये जो वलय है लगाए थे। तो वैसे वलय अगर वैसा ही पूरा आपका परिपथ रहे या उस तरीके का पूरा आप अपना जिसे बनाए पूरा, तो अब तब आपका होगा द्विश धारा, जिसमें जिसे डीसी कहते हैं, और वो समय के साथ दिशा में परिवर्तन नहीं होता। तो विभक्त विलय प्रकार के परिवर्तक का उपयोग किया जा सकता है। तो इस व्यवस्था के साथ हमने जो एक ब्रश है वो सदैव उस भुजा के संपर्क में रहता है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र में ऊपर की ओर गति करती है, जबकि दूसरा ब्रश सदैव नीचे की ओर गति करने वाली भुजा के संपर्क में रहता है। हम जैसे था, हमने चित्र आपके पुस्तक में आप 13.15 भी देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर वही था। तो इस प्रकार की व्यवस्था के साथ एक दिशिक विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और इस प्रकार के जनित्र को हम डीसी जनित्र या द्विश धारा जनित्र कहते हैं। तो अब इन दोनों में अंतर यही होता है कि द्विश धारा सदैव एक ही दिशा में प्रभावित करती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा एक निश्चित काल अंतराल के पश्चात अपनी दिशा उत्क्रमित करती रहती है। तो आजकल के आपके ये जितने भी विद्युत शक्ति संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, उनमें से अधिकांश में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का उत्पादन होता है। तो भारत में उत्पादित जितनी भी आपकी विद्युत धारा है, प्रत्यावर्ती धारा, ये 1/100 सेकंड के पश्चात अपनी दिशा बदलती रहती है। तो इसका जो आवर्ती हो गई वो 50 हर्ट्ज कहते हैं। तो जो आपके डीसी है, आप ये बोलेंगे कि एसी और इसमें महत्वपूर्ण कौन सा, और आप जितनी आपके विद्युत शक्ति संयंत्र स्थापित हो रहे हैं उसमें ये एसी वाला ही प्रत्यावर्ती धारा ही क्यों बनाई जा रही है? तो इसमें एक महत्वपूर्ण लाभ है कि जो विद्युत शक्ति को अगर आप सुदूर स्थान पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय के प्रेषित करना चाह रहे हैं, तो वो आपका एसी प्रत्यावर्ती धारा ही करती है, आपकी द्विश धारा नहीं करती है। इसीलिए आप प्रत्यावर्ती धारा जो है वो बहुत ज़्यादा स्थापित हो रहे हैं, उस विद्युत शक्ति संयंत्र उसी तरह से बना रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे घरों में एक और, आप अपने घर में विद्युत आ रही, तो ये सोचने में आता है कि अब हमारे घरों में जो घरेलू विद्युत है परिपथ वो कैसा होता है। जितने भी घरों में आप ये देख रहे हैं, ये बिल्डिंग्स इन सब में आ रहा है, तो वो किस तरीके का होता है। तो हमारे घरों में जो विद्युत शक्ति की आपूर्ति मुख्य तारों, जिसे हम मेन्स भी कहते हैं, वहाँ से प्राप्त करते हैं। तो ये मुख्य तार या तो धरती पर अगर विद्युत खंभों के सहारे अथवा भूमिगत केबल के सहारे हमारे घरों तक आते हैं। ठीक है, तो इस आपूर्ति के तारों में से एक तार को, जिस पर प्रायः एक होता है लाल आवरण, विद्युत रोधी आवरण होता है, जिसे विद्युतमय तार अथवा धनात्मक तार कहते हैं। ठीक है, ये रहा आपका विद्युतमय तार अथवा धनात्मक तार। अन्य तार को जिस पर काला आवरण होता है उसे उदासीन तार अथवा ऋणात्मक तार कहते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये उदासीन तार हो गया, और वो आपका ये आपका उदासीन तार हो गया, ये विद्युतमय तार हो गया। ठीक है, तो अब इनमें वो क्या है, तो हमारे देश में इन दोनों तारों के बीच में 220 वोल्ट का विभवांतर होता है।
हर जगह अलग होता है, बाहर जाएं कहीं पे 110 हो, कहीं पे 220, सबका अपना अलग अलग तरीके होते हैं, बट हमारे भारत में 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। तो घर में लगे जो आपका जो मीटर बोर्ड है या तार मुख्य फ्यूज से होते हुए विद्युत मोटर में प्रवेश करते हैं। तो इन मुख्य स्विच से होते हुए घर की लाइनों को, तारों को संयोजित इस तरह किया जाता है कि दो अलग अलग पथक बनाए जाते हैं। ठीक है, तो एक पथक हो गया आपका जो है वो एक परिपर्त हो गया, एक पथक हो गया जो 15 एम्पियर विद्युत धारा अ, भेजता है। तो इसका उपयोग आप उच्च शक्ति वाले विद्युत चीज़ें जैसे गीज़र, वायु शक्ति कूलर आदि के लिए करते हैं। और जो एक दूसरा होता है वो 5 एम्पियर का होता है, जिसमें आप जिससे बल्ब, पंखे आदि चलाए जाते हैं। और एक और तार होता है हम लोग के यहाँ, वो होता है भू संपर्क तार। तो यह प्राय जो होता है, ये आपका हरा विद्युत रोधी आवरण होता है। तो घर के निकट किसी भूमि के भीतर बहुत गहराई पर स्थित धातु की प्लेट से इसे संयोजित किया जाता है। और इस तार का उपयोग, ये जो आपका है, ये उपयोग आप करते हैं, ये आपके 3 स्विच दिख रहे हैं, तो ये इससे जुड़ा होता है। और इसका उपयोग आप विशेषकर ऐसी चीज़ से करते हैं जैसे विद्युत इस्त्री, टोस्टर, रेफ्रिजरेटर आदि धातु के आवरण वाले विद्युत सदरियों में सुरक्षा के उपाय के रूप में करते हैं। नहीं तो कि कुछ भी अगर ज़्यादा उसमें अगर आपका विद्युत धारा आ रही है ज़्यादा अनुमंताक की, तो वो इससे निकल के भूमि में चली जाएगी, बजाय वहाँ पे बाहर रह के और आपको इसका विद्युत झटका लगे या कुछ और ख़राब करने के, आपके इन जितने विद्युत इस्त्री, टोस्टर, इन सबको ख़राब ना करे इसलिए। तो जैसे बता रहे थे, तो ये धातु के आवरणों से संयोजित भूसंपर्क ताक विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन प्रस्तुत करता है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि आपके साधित्र में अगर ज़्यादा आप में विद्युत धारा का कोई शरण होने पर उसे भूमि में भेज दिया जाए और इस साधन का उपयोग करने वाले व्यक्ति को झटका ना लगे। तो आप यहाँ पे देख, इस चित्र में जैसे हम देख ही रहे थे कि परिपथ की व्यवस्था देख सकते हैं कैसे ये स्विच से जाता है। तो ये स्विच में आप यहाँ पे फ्यूज़ लगे होते हैं, इन स्विच में आप ऑन ऑफ स्विच होती है, जिस ताकि इच्छा अनुसार इससे आप विद्युत धारा प्रभावित कराई जा सके। और बहुत से विद्युत फ्यूज़ भी लगाए जाते हैं जो सभी घरेलू परिपर्थों में, जो यहाँ पे फ्यूज़ लगा है इसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो फ्यूज के सिद्धांत का हमने पिछले अनुभाग अध्याय में हमने देखा था कि कार्यविधि के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। तो अगर विद्युत परिपथ में लगा फ्यूज परिपथ अथवा संयंत्र के कुछ अति भारण के कारण होने वाली क्षति से बचाता है। तो अगर कोई ज़्यादा आपका वो आ गया, वहाँ पे विद्युत धारा आ गई, कोई अधिक भार आ गया, तो आपका जो फ्यूज़ है वो इस परिपथ का संबंध तोड़ देता है, दोनों के बीच का संबंध तोड़ देता है। इससे आप जो भी क्षति या हानि हो उससे बचाता है। इसलिए स्विच होना, ये फ्यूज होना भी जरूरी है। जब विद्युत में तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो अतिभारण हो जाता है। तो यह तब होता है जब तारों का विद्युत रोधन क्षतिग्रस्त हो जाता है अथवा साधित्र में कोई दोष होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है। इसे आप लघु पथन कहते हैं। तो विद्युत फ्यूज का उपयोग ऐसे विद्युत परिपथ तथा विद्युत साधित्र को जो अवांछनीय उच्च विद्युत धारा है उसको समाप्त करने के लिए और उसकी क्षति से बचाना के लिए काम होता है। तो जिस फ्यूज में होता है कि ज़्यादा आ गया तो अभी विद्युत धारा से जा रहा है तो उसका तपन बढ़ेगा, तो वो उसमें आप ऐसा एक तार लगाते हैं जो तपन फ्यूज को उसको पिघला देता है और ये पिघलते से ही विद्युत परिपथ आपका टूट जाता है। आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि से भी कभी कभी ये अधिक भार जो हो सकता है वो आ जाए। तो कभी कभी ऐसे ही सॉकेट में बहुत से विद्युत संयंत्रों में संयोजित करने से भी अति भार हो जाता है। तो ये सब से बहुत से तरीके हैं और बड़े फ्यूज आपका इसका आपके कुछ भी क्षति होने से बचाता है। तो यही है जो हमने अभी पढ़ा। यही सब हमने
इस अध्याय में पढ़ा कि कैसे आप शुरुआत से देखें तो किसी विद्युत धारा में किसी किसी चालक में अगर विद्युत धारा जा रही है तो चुंबकीय जो प्रभाव है वो उत्पन्न होते हैं। और इन सब का उपयोग कहाँ हो रहा है? इन सब युक्तियों का उपयोग घरेलू चीज़ों में, या फिर आपके जो आप उपयोग कर रहे हैं चीज़ें लाइक टोस्टर, रेफ्रिजरेटर, आपका विद्युत उत्पन्न करने में भी यही 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 सारे फल जो है उनका उपयोग हो रहा है, इन्हीं सानिध्यों का उपयोग हो रहा है। तो आप आपका विद्युत जनित्र में किस तरीके से आप गति से अगर घुमाते हैं किसी दो चुंबक के बीच में तो आप विद्युत धारा प्रभाव कर पा रहे हैं, और इसी से यही आपका विद्युत जनित्र हो गया। आपने ये भी देखा किस तरीके से आप घरेलू जो आपका चरित्र है, घरेलू जो आपका विद्युत परिपथ है, उसे आप किस तरीके से कर रहे हैं, उसमें किस तरीके के तार होते हैं, फ्यूज का क्या उपयोग होता है। तो आप इन सबको और आप हल कर सकते हैं, आपके प्रश्न हैं आप अभ्यास कर सकते हैं। आपकी पुस्तक में प्रश्न 269 270 जो हैं 270 अंत में ये आप करिए, और इससे आप और अभ्यास करके और उदाहरण करके इसमें समझ सकते हैं। धन्यवाद।